गुड मॉर्निंग। अभी चल रहा है कन्वेंशनल सस्पेंशन सिस्टम। कन्वेंशनल जो चला आ रहा है, तो पिछले बार हमने देखा था रियर सस्पेंशन, रियर लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन। लीफ स्प्रिंग्स का काम क्या है? सड़क पर पड़ने वाले जो भी गड्ढे हैं, अनियमितताएं हैं, उभार है, गड्ढा युक्त सड़क है, उबड़ खाबड़ सड़क में जब भी वाहन चल रहा है तो उससे पड़ रहे जो भी झटके, जो भी रिबाउंड एक्शन हो रहा है, उससे वाहन सुरक्षित रहे, उसमें बैठे यात्री और सामान सुरक्षित रहें, ताकि जो सड़क के झटके हैं उससे ऑटोमोबाइल और उसके ऑक्यूपेंट सुरक्षित रहें। तो पिछली लीफ स्प्रिंग का बता दिया था कि इसका अगला सिरा तो रिजिडली चैसी फ्रेम के साथ लगा रहता है और पीछे सैकल होती है। अब अगली लीफ स्प्रिंग कैसे होती है? अगली लीफ स्प्रिंग भी सेम होती है, परंतु इसमें पत्तियों की संख्या कम होती है और लंबाई में ये फ्रंट वाली लीफ स्प्रिंग्स रियर वाली लीफ स्प्रिंग्स की अपेक्षा छोटी होती है। यानी पीछे लंबी पत्तियां होती हैं और आगे छोटी होती हैं। ऐसा क्यों रखा जाता है? मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी वाहन किसी पिच पे चढ़ता है, किसी उभार पे चढ़ता है या पिचिंग होती है, तो इस समय ये पत्तियां दबती हैं, यानी स्प्रिंग उस समय दबती है, ये स्प्रिंग दबेगी। ये कॉइल स्प्रिंग मैंने यहां पर बना रखी है, बट ये भी क्या है, ये पत्तियों को, ये भी स्प्रिंग स्टील की पत्तियां हैं जो आपस में एक सेंटर बोल्ट के द्वारा जोड़ के एक बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, एक समान सामर्थ्य की एक बीम बनाई गई है। बनाने के बाद इसको एक्सल के साथ यू बोल्ट के द्वारा फिट कर दिया गया है। इसका अगला सिरा और पिछला सिरा चैसी फ्रेम के साथ पिन कर दिया गया है। इन पिनों में एक बुश है, अंदर पिन है और ग्रीसिंग के लिए इसके अंदर पैसेज बना हुआ है। तो जब भी स्प्रिंग दबती है तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जा रही है। या स्प्रिंग खींची है या वो दबाई गई है तो उसमें एनर्जी स्टोर है। जब वो वापस अपने मूल रूप में आएगी, जब उसके ऊपर से बल हटेगा स्प्रिंग के ऊपर से, तो जो एनर्जी स्टोर थी वो धीरे धीरे डिसिपेट होगी। तो जब एनर्जी डिसिपेट होती है तो उस समय स्प्रिंग्स वाइब्रेट करते हैं, चाहे फ्रंट है चाहे रियर है। तो उनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम ना हो। जो ये कंपन हो रहा है, जो ये झंझनाहट उत्पन्न हो रही है, वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की हो, ताकि वो फ्रीक्वेंसी चैसी फ्रेम, वाहन की बॉडी या उसमें बैठे हुए ऑक्यूपेंट तक ट्रांसमिट ना हो। इसके लिए आगे की स्प्रिंगों की तुलना में पीछे की स्प्रिंग्स को थोड़ा सा लंबा बनाया जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि आगे की स्प्रिंग्स में जो सैकल होती है, जो झूला है, जो साइकिल का काम क्या है कि जब भी वाहन उभार पे चढ़ रहा है या गड्ढे में उसका टायर गिर रहा है तो उस समय उसकी लेंथ में परिवर्तन हो रहा है। जब भी स्प्रिंग्स पे दबाव आ रहा है तो उसकी लेंथ में परिवर्तन हो रहा है। उस परिवर्तन को एकोमोडेट करने का काम है साइकिल का। तो ये साइकिल फ्रंट में लगेगी या रियर में लगेगी। अब ये साइकिल चैसी फ्रेम के फ्रंट एंड में लगाई जाएगी या फिर इसी तरह जैसे रियर वाले में रियर पीछे लगाई गई है, कैसे लगेगी। और दूसरी बात कि ये जो फ्रंट स्प्रिंग्स हैं, इनकी ऊंचाई कैसी होगी, इनमें जो एक कर्व है ये कैसे दिया जाएगा। प्रत्येक जो मास्टर लीफ है उसकी उस बेंड करके उसे एक गोलाकार आकृति में डाल के आई बना दी, स्प्रिंग आई, ताकि यहां पर पिन द्वारा इसे फिट किया जा सके। और जो ये दूसरे तीसरे अन्य पट्टे हैं नीचे को आते हुए, इन पट्टों के भी किनारों को थोड़ा सा बेंड कर दिया जाता है ताकि इनके अंदर एक रेजिडुअल स्ट्रेस बना रहे, इनकी फटीग सामर्थ्य और टफनेस को बढ़ाने के लिए। पर जब इसके ऊपर लोड पड़ रहा है, सड़क के झटकों का रिबाउंड पड़ रहा है,
वाहन का भार है उस पर भार जब पड़ रहा है तो ये यहाँ पर फ्रिक्शन करते हैं। इस फ्रिक्शन के कारण ये कुछ वाइब्रेशन को तो डैम्प कर देते हैं, परंतु उस रबिंग के कारण, उस फ्रिक्शन के कारण उस सतह को नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो इसलिए इसके बीच में एक तो फॉस्फेट पेंट लगा दिया जाता है ताकि ये सुरक्षित रहे, फिर जिंक लाइनर भी यूज किए जाते हैं और आमतौर पर इनमें हल्का हल्की ग्रीस लगा दी जाती है जब फिट करते हैं। जितनी ज्यादा लीफ स्प्रिंग्स ऊंची होती चली जाएंगी उससे वाहन में एक यॉ की प्रवृत्ति आ जाती है। यॉ, मूवमेंट अराउंड वर्टिकल एक्सिस। मूवमेंट अराउंड वर्टिकल एक्सिस इज कॉल्ड यॉ, यानी वाहन में एक दोलन की समस्या आ जाती है। इसलिए इसमें इस तरह से ज्यादा कर्व नहीं देने चाहिए। बहुत सारे ड्राइवर बोलते हैं कि अगली स्प्रिंग्स को थोड़ा सा ज्यादा तड़ दे दो, उठा दो। जब तुम लोग काम करने जाओगे वर्कशॉपों में तो तुम्हारा सामना होगा कई प्रकार के ड्राइवरों से, तो उन्हें समझाया करो। फ्रंट आजकल सब में पावर स्टीयरिंग है। ऐसी समस्या आती थी जो पहले मैकेनिकल स्टीयरिंग होते थे, चाहे वो वर्म एंड गियर टाइप के हों, वर्म एंड रोलर टाइप के हों या रीसर्कुलेटिंग बॉल एंड नट टाइप के भी, उनमें जब जिसमें भी मैकेनिकल स्टीयरिंग होते थे तो ड्राइवर थक जाता था उससे, इसीलिए वो ऑब्सोलीट हो गए हैं। अब बिना पावर स्टीयरिंग गाड़ियां पास ही नहीं हो सकती हैं। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत पहाड़ों में चलने वाली प्रत्येक वाहनों में पावर स्टीयरिंग होगा। जो भी पब्लिक कैरियर है बिना पावर स्टीयरिंग के वो पास नहीं होता है। कारण क्या होता था, आदमी आगे की पट्टों को ऊंचा कर देता था, उससे स्टीयरिंग तो हल्का हो जाता है, परंतु वाहन में एक डोलने की प्रवृत्ति आ जाती है जो कि दुर्घटना को दावत देना है। ये स्प्रिंग्स आजकल जो यूज की जा रही हैं वो ज्यादातर फ्लैट ही यूज की जा रही हैं। पट्टे खूब सारे बढ़ा के मगर स्प्रिंग को फ्लैट ही रखा जाता है। इससे फ्लैट स्प्रिंग में शॉक तो एब्जॉर्ब हो ही रहा है, उससे डिपिंग की समस्या खत्म हो जाती है। जब ब्रेक अप्लाई किया जाता है वाहन को धीमे करने के लिए या रोकने के लिए, जब भी ब्रेकिंग होती है तो अगला हिस्सा झुकता है। तो इस ब्रेक डिप में यदि ज्यादा झुकेगा तो यहां पर से पट्टा टूट जाता है और यह बहुत बड़ी दुर्घटना को दावत देता है। ये इसलिए फ्रंट सस्पेंशन स्प्रिंग्स में ज्यादा तड़ नहीं देनी है, उसको ज्यादा कर्व नहीं देनी है, उसको ऊंचा नहीं करना चाहता। और सुबह सुबह जाड़ों के दिनों में सडन ब्रेकिंग नहीं करनी है। ये बातें ड्राइवर को समझानी है। समझ में आई बात? तुम मैकेनिक हो तो तुम्हारा काम है जिस भी ड्राइवर की तुम जिस भी गाड़ी पे काम कर रहे हो उसके ड्राइवर को थोड़ा सा समझा भी दो कि वाहन को इस तरह से चलाना है। समझ में आ रही? तो जितना ये ऊंचा होगा और क्या होगा कि रोड होल्डिंग्स बेकार हो जाएगी। जो रोड होल्डिंग्स क्या है, वाहन का टायर जो है सड़क के साथ लगा हुआ होना चाहिए, फ्रिक्शन उसका बढ़िया कांटेक्ट होना चाहिए। वो जितना, थोड़ा पॉज ही कर दे यार। रोड होल्डिंग्स का मतलब है सड़क के साथ टायरों का संपर्क। सड़क के साथ टायरों का संपर्क बढ़िया होना चाहिए। टायरों के मैंने तुम्हें एलिमेंट्स बताए थे, उसके पार्ट्स बताए थे। क्या क्या? उसके शोल्डर, दोनों ही शोल्डर उसके रोड के साथ कांटेक्ट में होनी चाहिए। यह नहीं कि उसके शोल्डर तो उठे हुए हैं और बीच वाला हिस्सा लगा हुआ है जमीन में। इससे भी वाहन के संतुलन में फर्क पड़ेगा, ब्रेकिंग इफेक्टेड होगी, टर्निंग कॉर्नरिंग में प्रॉब्लम आएगी हर जगह। इसीलिए जो टायर, ऐसा होता कब है? जब इन्फ्लेशन प्रेशर ज्यादा होता है। तो रोड होल्डिंग्स का मतलब है कि वाहन का टायर सरफेस के साथ, रोड सरफेस के साथ एक बढ़िया कांटेक्ट हमेशा बनाए रखे, ताकि वाहन चाहे स्ट्रेट लाइन में चल रहा है या चाहे
कॉर्नरिंग कर रहा है, उसके संतुलन में किसी भी प्रकार की कोई बाधा ना पड़े। तो जब हम इसको ज्यादा कैम्बर दे देते हैं तो सस्पेंशन तो सॉफ्ट हो जाता है, सड़क के झटके कम ट्रांसमिट होते हैं, स्टीयरिंग भी हल्का हो जाता है, परंतु वाहन में यौ की प्रवृत्ति आ जाती है और उसकी रोड होल्डिंग्स, वाहन के पहियों का सरफेस के साथ कांटेक्ट कम हो जाता है, जिससे संतुलित नहीं चल पाता वाहन। समझ में आ गई बात? अब प्रश्न उठता है कि यहां पर साइकिल पीछे लगाई जाए या आगे लगाई जाए। यदि फ्रंट स्प्रिंग की, फ्रंट लीफ स्प्रिंग्स असेंबली की साइकिल को पीछे कर देते हैं चैसी फ्रेम के, फ्रंट एंड को रिजिडली यहां पर टाइट कर दिया और ये जो झूला है, साइकिल है, इसको पीछे डाल दिया। सबसे पहले तुम्हें यह ध्यान में रखना है कि फ्रंट के जो दोनों टायर हैं वो स्टीयर करने के लिए, वाहन को लेफ्ट राइट टर्न करने के लिए, कॉर्नरिंग करने के लिए वो स्टीयरिंग से जुड़े हुए रहते हैं, स्टीयरेबल होते हैं। तो फ्रंट एक्सल के साथ स्टीयरिंग ज्योमेट्री रहती है, यानी स्टीयरिंग जुड़ा रहता है पूरा। तो स्टीयर करते समय वाहन को किसी तरह की परेशानी ना हो, उसका पहिया बबल ना करे और जो स्टीयरिंग एंगल है वो पूरा मिले, टर्निंग रेडियस या स्टीयरिंग एंगल पूरा मिले, किसी तरह की परेशानी ना हो वाहन चलते समय, न तो व्हील वॉन्डरिंग करे या वॉबलिंग करे और टर्निंग में भी वो बढ़िया तरीके से टर्न हो जाए, संतुलन बना रहे वाहन का। तो जब फ्रंट वाला एक्सल है वह स्टीयरेबल है, उसके साथ जो पहिए लगे हुए हैं वह स्टीयरिंग के द्वारा कंट्रोल हो रहे हैं, लेफ्ट राइट टर्न हो रहा है, लेफ्ट राइट टर्न करना, अबाउट टर्न करना। अबाउट टर्न मतलब पूरा एक सर्कल बनाना। समझ में आ रही? तो उसके साथ स्टीयरिंग की लिंकेज लगी हुई है। अब स्टीयरिंग लिंकेज में भी कोई दिक्कत ना आए, वाहन का संतुलन हर परिचालन परिस्थिति में बढ़िया रहे। तो जब हम साइकिल को पीछे कर देते हैं और फ्रंट एंड को रिजिडली पिन कर देते हैं, तो उस समय जो सेंटर ऑफ रोटेशन है, जो आर्क बनेगा स्टीयरिंग का, तो वो सेंटर ऑफ रोटेशन होगा यह फ्रंट आई के साथ। तो यहां पर जो ये आर्क जा रहा है, ये देखो, ये एक्सल के एकदम बाहरी किनारे से ऐसे निकल रहा है। तो इस कारण से पहिए में एक वॉबलिंग की प्रवृत्ति आ जाती है और स्टीयरिंग आर्क पूरा नहीं मिलता। पर जब हम इस साइकिल को आगे फिट कर देते हैं तो इसकी जो मूवमेंट है, जो और ये जो ड्रैग लिंक है, स्टीयरिंग में जो स्टीयरिंग व्हील होता है, स्टीयरिंग व्हील के अंदर एक स्टीयरिंग शाफ्ट होती है, यह एक कॉलम के अंदर फिट होती है। तुम्हें जब मैंने पहले भी जब इसकी बॉडी निकाली थी जीप की, तो उस समय इसके पार्ट्स क्लियर बताए थे। स्टीयरिंग कॉलम है, उसके ऊपर और नीचे दो बुश हैं, तब जाके जब हमने स्टीयरिंग व्हील को निकाला तो उसके अंदर से एक और शाफ्ट है, जो शाफ्ट स्टीयरिंग गियर बॉक्स के साथ लगी हुई है। स्टीयरिंग गियर के साथ बाहर को एक और सेलेक्टर शाफ्ट निकली है, उस सेलेक्टर शाफ्ट के साथ एक छोटी सी और शाफ्ट है जिसको ड्रॉप आर्म या पिटमैन आर्म कहते हैं। और ये पिटमैन आर्म अपने अक्ष पर लेफ्ट राइट, पिटमैन मतलब ये छोटी सी शाफ्ट है तो इसलिए इसको पिटमैन शाफ्ट या ड्रॉप आर्म कहते हैं। ये ऐसे एंगुलर मोशन कर सकती है, ये आगे पीछे ऐसे चलती है। इसके साथ लगी हुई शाफ्ट को ड्रैग लिंक या पुल एंड पुश रॉड कहते हैं। क्या कहते हैं? पुल एंड पुश रॉड। वो रॉड भी इस तरह से आगे पीछे चलती है। पुल एंड पुश रॉड एंड ड्रैग लिंक एक ही बात है, जैसे ये ड्रॉप आर्म आया या फिर पिटमैन आर्म बोलो। तो इसका मूवमेंट आगे पीछे है।
और इसी वजह इसका जो किनारा है वो स्टीयरिंग नकल के साथ वहां जुड़ा हुआ है, उधर से टाई रॉड फिर वो स्टब एक्सल के साथ जुड़ी हुई हैं। तो जब भी हम टर्निंग कर रहे हैं तो स्टीयरिंग व्हील तो चल रहा है रोटरी मोशन में, परंतु पहिया क्या चल रहा है, पहिया एंगुलर मोशन में, एक फिक्स एंगल खुल रहा है, वो 39 to 41 डिग्री खुल रहा है। तो वहां पर स्टीयरिंग क्या कर रहा है, एंगुलर मोशन रोटरी मोशन को एंगुलर मोशन में कन्वर्ट कर रहा है। तो उसी एंगल के कारण यहां पर एक चाप बन रहा। तो जब साइकिल पीछे फिट कर दिया जाता है तो यहां पर इस एंगल में यहां पर रिलेटिव मोशन है, सेंटर ऑफ रोटेशन है ये वाली आई, और इसका जो ड्रैग लिंक का है वह यहां पर एक बॉल जॉइंट है, ये है स्टीयरिंग का बॉल जॉइंट। इसके साथ ही आगे पीछे टर्न कर रही है, तो इस वजह से फ्रंट व्हील में एक वॉबलिंग की प्रवृत्ति आ जाती है। इसलिए हमेशा जो फ्रंट की लीफ स्प्रिंग्स होती हैं उनके जो अगले सिरे में साइकिल यूज किया जाता है। यहां पर करने से जो सेंटर ऑफ रोटेशन है वो ये रियर आई हो गई, और ये ड्रैग लिंक का ये एक शानदार चाप बनता है। इससे ऐसा करने से व्हील बबलिंग की समस्या दूर हो जाती है। क्लियर है? यह बताना बहुत जरूरी था, और यह बताना भी जरूरी था यदि हम इसको ज्यादा कैम्बर दे देते हैं तो सस्पेंशन तो सॉफ्ट हो जाता है, परंतु वर्टिकल एक्सिस के इर्द गिर्द एक मूवमेंट पैदा हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वह और ऊपर हो जाती है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना ऊपर होगी, गुरुत्व केंद्र जितना ऊपर होगा, उसका संतुलन उतना मुश्किल है। फिर उस पर वाहन की ऊंचाई एक प्रेस्क्राइब्ड जो एक माप है उससे ज्यादा हो जाएगी, जिस वजह से उसमें पहले ही यॉ है, और टर्निंग में साइड थ्रस्ट और साइड विंड, उसको हमेशा दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। समझ में आ गई बात? इसी तरह से फ्रंट की स्प्रिंग की लंबाई रियर की अपेक्षा कम रखी जाती है। इसका कारण समझ में आ गया क्यों? क्योंकि जो वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी है वह अलग अलग हो, ताकि यात्रा सेफ एंड आरामदायक हो, यात्रा सुरक्षित तथा आरामदायक हो। सेफ्टी, कंफर्ट एंड इकोनॉमी, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है। ज्यादा लंबी पत्तियां यूज करने से यह उछाल कम हो जाता है, और लंबी पत्तियां यूज करके आजकल जो ट्रेंड है लीफ स्प्रिंग्स का वो है फ्लैट स्प्रिंगिंग का, और पट्टों की संख्या कम भी कर दी गई है। अभी फिर नेक्स्ट चलेगा इसमें टेपर्ड लीफ स्प्रिंग। नेक्स्ट जो हमारा लेसन होगा वो होगा टेपर्ड लीफ स्प्रिंग। उसमें इन किनारों को थोड़ा टेपर कर दिया जाता है। टेपर लाइट का वो बढ़िया मटेरियल उसका बहुत शानदार है, उसमें इतने सारे पट्टे लगाने की भी जरूरत नहीं है, वो इतना टफ और मजबूत है कि उसमें इतने सारे पट्टे लगाने की भी जरूरत नहीं है, और उसको असिस्टेड बाय एयर सस्पेंशन हो जाता है। सिंगल एक पट्टा यूज होता है बड़े बड़े ट्रकों में, और उसके बीच में एयर सस्पेंशन के लिए रबर स्प्रिंग या बेलो होती है, जिसके अंदर हवा भर दी जाती है और वो फूल के ऊपर ज़्यादा हो जाती है, जब मर्जी वो छोटी हो जाती है। ये सब इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड होता है। फ्रंट लीफ स्प्रिंग के साथ जब भी फ्रंट लीफ स्प्रिंग को डिसमेंटल करते हैं, खोलते हैं वाहन के फ्रंट रिजिड बीम से, बड़े वाहनों में आगे की जो बीम है एक्सल बीम वो रिजिड बीम होती है, ठीक है। स्टीयरिंग आने से पहले जैसे ही सस्पेंशन खत्म होता है फिर से दोबारा से फ्रंट एक्सल जो डेड एक्सल्स हैं उसकी संरचना स्टीयरिंग में ही बहुत जरूरी है। वो सस्पेंशन के साथ भी जरूरी थी पर टाइम नहीं मिल पाता इस ढंग से वो करने के लिए।
तो इसके साथ एक कास्टर प्लेट होती है, जो फ्रंट रिजिड एक्सल है, एक्सल बीम है, उसके साथ लीफ स्प्रिंग की सबसे नीचे एक और प्लेट होती है, उसको कहते हैं कास्टर प्लेट। ये कास्टर एंगल स्टीयरिंग ज्योमेट्री में आएगा। कास्टर एंगल मैंने यहाँ पर एक पहिया बनाया था अभी क्लास में थोड़ी देर पहले। ये जो पहिया है इसकी सेंटर लाइन आ रही है इधर, पर ऐसा करने से स्टीयरिंग में बहुत जोर पड़ता है, कटिंग में सेल्फ अलाइनिंग नहीं हो पाती, रिटर्न नहीं हो पाता स्टीयरिंग। तो कास्टर एंगल दिया जाता है, जो स्टीयरिंग आर्म के जो रॉड की जो सेंटर लाइन आ रही है वह पहिए की सेंटर लाइन से थोड़ा आगे होती है। तो वो एडजस्टमेंट बड़े वाहनों में करती है वो कास्टर प्लेट। उस कास्टर प्लेट के द्वारा ही उसका कास्टर एंगल सेट किया जाता है। तो उसमें जब भी तुम लोग फ्रंट लीफ स्प्रिंग निकालते हो, उसमें टूटा पट्टा बदलते हो या उसमें कैम्बर देते हो, तो जो सबसे नीचे वाली ये कास्टर प्लेट है, ये जिस तरह फिट थी उसको अपने ध्यान में रखना है, उसको उसी तरह से फिट करना है, इसको उल्टा सीधा फिट नहीं करना है। हो सकता है उसमें आगे से थोड़ा सा टेपरनेस हो, तो उस टेपरनेस को जैसे फिट था उसको उसी तरह से फिट करना है। इस कास्टर प्लेट का विशेष ध्यान रखना है। अब आती बारी कि ये लीफ स्प्रिंग्स बनी किस मटेरियल की रहती है। मटेरियल के बारे में जानकारी निहायत जरूरी है। तो इसमें कई तरह के मटेरियल होते हैं। क्रोम वैनेडियम स्टील पहला मटेरियल है, क्रोम वैनेडियम स्टील। क्रोमियम मिलाने से ये कोरोजन रोधी हो जाते हैं, यानी इनमें कोरोजन नहीं होता। निकिल को मिला देने से क्या होता है, जंग रोधी हो जाता है। मैग्नीज टफनेस को बढ़ाता है और लाइट भी है, हल्का भी है मैग्नीज। तो जो क्रोम वैनेडियम स्टील है उसका जो केमिकल कंपोजिशन है उसमें कार्बन है 0.46%, मैग्नीज है इसमें 0.57%, सिलिकॉन 0.17, निकिल 0.15, क्रोमियम 1.40। इतना ही क्रोमियम मिलाने पर यह क्रोम वैनेडियम स्टील बन गया, और वैनेडियम है इसमें 0.18। यह काफी बढ़िया मटेरियल है। ये जब भी यहाँ किसी एलॉइंग होती है, एलॉइंग में जब क्रोमियम 0.1% भी अगर हम क्रोमियम मिलाते हैं उसमें, तो वो कोरोजन रोधी होने के साथ साथ उसका तापमान भी बढ़ जाता है। और जब वाहन सड़क पे चल रहा होता है तो सड़क के जो झटके पड़ रहे हैं वापस, उनसे इनमें इंटरनल फ्रिक्शन हो रहा है, उससे भी इनका तापमान और बढ़ जा रहा है। परंतु क्रोमियम मिलाने से ये इतनी जल्दी से टूटेंगे नहीं, इनमें और थोड़ा मजबूती आ जाती है। और दूसरा टाइप का होता है सिलिको मैग्नीज स्टील। सिलिको मैग्नीज मतलब इसमें सिलिकॉन भी है और मैग्नीज भी है। मैग्नीज अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा, टफनेस को बढ़ाता है। यहां पर टफनेस ही चाहिए, टफनेस बढ़ाने के लिए ही इसमें कोल्ड पिनिंग की जाती है, शॉर्ट पिनिंग की जाती है, और टफनेस के साथ साथ फटीग स्ट्रेंथ। फटीग होती है इंटरनल फ्रैक्चर, थकान क्यों होती है, क्योंकि हमारी मांसपेशियां टूट जाती हैं, इसलिए फटीग। तो अगर मेटल में फटीग हो जाएगी तो इंटरनली क्रैक हो जाएंगे, वो दिखाई नहीं देंगे बाहर से, और किसी समय वो बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। इसलिए जो भी ऑटोमोटिव पार्ट्स हैं उनकी फटीग स्ट्रेंथ, उनकी टफनेस अकॉर्डिंग टू जहां पर वो यूज हो रहा है उस हिसाब से उसमें ट्रीटमेंट की जाती है, हीट ट्रीटमेंट, या फिर उसी तरह की एलॉइंग की जाती है। एलॉइंग क्या है कि एक पदार्थ में कई अन्य पदार्थों को मिलाना। स्टील के साथ इतनी सारी चीजें मिला दी तो ये क्या बन गया, स्टील एलॉय बन गया। इसी तरह से ये सिलिको मैग्नीज स्टील बनता है जिसमें कार्बन होता है 0.52,
यानी कि सारे के सारे क्या हैं, ये मीडियम कार्बन स्टील है। समझ में आ रही बात? बेस क्या है, मीडियम कार्बन है। इससे इनमें ब्रिटलनेस नहीं होगी। जितना मेटल हार्ड होगा उतना ही ब्रिटल होगा, वो टूट जाएगा। उसके अंदर टेनेसिटी जरूरी है, उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए, क्योंकि वर्टिकल लोडिंग बहुत ज़्यादा होनी है सड़क पे। जो भी उभार है वह भी लंबवत बल ही है, डिप भी है तो वह भी लंबवत, बेंडिंग मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। तो इसमें कार्बन है 0.52, मैग्नीज है 1.05%, सिलिकॉन 1.95। ये दोनों का ही कंपोजिशन ज़्यादा है, इसीलिए ये कहलाता है सिलिको मैग्नीज स्टील। इसमें लतक भी है, इसमें टफनेस भी है, ये मुलायम भी हैं, ये दब भी रही हैं, झुक भी रही हैं और कम वाइब्रेट कर रही हैं। क्रोमियम मिलाया गया है 0.05। इतना ही मिलाने से यह कोरोजन रोधी बन जाता है। कोरोजन कब होता है? कोरोजन और जंग में क्या फर्क है? रस्ट एंड कोरोजन में क्या फर्क है? कोरोजन होता है एसिड इफेक्ट के कारण, क्योंकि जो भी लुब्रिकेंट है, जब लुब्रिकेशन सिस्टम पढ़ाया था मैंने, उसमें लुब्रिकेंट की प्रॉपर्टीज, रिक्वायरमेंट ऑफ लुब्रिकेंट वो बताया था। तो जब प्रोसेस होती है तो इसमें पॉलीमराइजेशन, बहुत सारे तत्व मिलाए जाते हैं और उनमें एसिड भी होता है। इसीलिए इंजन ब्लॉक के अंदर भी कोरोजन होता है, पिस्टन पर भी कोरोजन होता है और पिस्टन रिंग्स के ऊपर भी कोरोजन होता है, क्योंकि जो एसिड मिलाया गया है वह वेपर के साथ कांटेक्ट में आकर, जब पानी वाटर वेपर जब कंडेंस होता है, जब वाहन को ठंडा होकर रोक दिया जाता है, तो जो भी वेपर बना हुआ है वह वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है और वह वाटर एसिड के साथ मिलकर वह सल्फ्यूरस और सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है। समझ में आ गई बात? तो इसीलिए कई मैन्युफैक्चरर, OEM ये नहीं बोलते हैं कि आप इसके बीच में लुब्रिकेंट यूज करो, पट्टों के बीच में लुब्रिकेंट यूज ना करो, बल्कि उसमें पेंट लगा दो, फॉस्फेट पेंट लगा दो या फिर जिंक लाइनर यूज करो, पर उसमें लुब्रिकेंट यूज ना करो, क्योंकि उस लुब्रिकेंट में सल्फर मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? सल्फर मिला हुआ है। और वो सल्फर जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिल रही है और वाहन चल रहा है, तो वो कीचड़ में भी चल रहा है, पानी भरे रास्तों पर भी चल रहा है, वो वहां से एसिड फॉर्मेशन होता है, उसी के कारण कोरोजन होता है। और जंग क्यों लगता है? जंग ऑक्सीडेशन है, वो वायु के संपर्क में आकर, नमी के संपर्क में आकर, तब वह स्टील में जंग लगने की प्रवृत्ति आ जाती है। तो उसको जंग रोधी बनाने के लिए निकिल मिलाते हैं और कोरोजन रोधी बनाने के लिए उसमें क्रोमियम मिलाते हैं। जो थर्ड मटेरियल है वह है कार्बन स्टील। इसमें कार्बन की कंपोजिशन है 0.55%, मैग्नीज 0.60% और सिलिकॉन 0.20%। आ गई बात समझ में? So it's enough for the day. Have a great day.